नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बंगाल में जो इतने दिनों से चल रहा है वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। और जो घिनौना कांड हॉस्पिटल में हुआ, एक युवा डॉक्टर की हत्या हुई, उसके साथ जो त्रासदी हुई, वो इतनी निषेधपूर्ण है। उसका इतना विरोध होना चाहिए। और खासकर बंगाल में ये तब होता है जब मुख्यमंत्री एक महिला हो। आज पूरे देश में डॉक्टर आंदोलित है, रोड पे है। सीबीआई को सरकार ने मामला सौंप दिया है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो ये घिनौना काम करने वाला इंसान हो उसको फांसी की सजा हो दे जानी चाहिए। पुलिस कहते हैं हमने मुजरिम को भी पकड़ लिया है। लेकिन इस कथनी और करनी में बहुत फर्क दिखता है। लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, आप पढ़ नहीं सकते। कई चीजें हैं जो क्या सामूहिक व्यभिचार हुआ या नहीं हुआ, पुलिस ने इसको कैसा बताया, क्योंकि प्रथम दृष्टया ही वो नहीं जिस हिसाब से उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। प्रिंसिपल का तबादला दूसरी जगह प्रिंसिपल के होके कैसा चला जाता है। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब प्रशासन को देने हैं, ममता बनर्जी की सरकार को देने हैं। लेकिन अब मामला सीबीआई के पास है। सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर सीबीआई और सरकार को 28 अगस्त को फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला है कि आप इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है इस पर रिपोर्ट दीजिए। जब ये सब कुछ होते हुए भी यदि आज डॉक्टर रास्ते पे है तो क्या इसके पीछे कुछ राजनीति हो रही है। और राजनीति के मायने इसलिए भी हम इसमें ढूंढते हैं कि जो ईडी नहीं कर पाई, जो सीबीआई नहीं कर पाई, जो इनकम टैक्स नहीं कर पाई, यानी ममता की सरकार गिरा नहीं पाई, विधायकों को तोड़ नहीं पाई, इस स्थिति में नहीं पहुंचा पाई कि विधायक जाके बीजेपी के वॉशिंग मशीन में बैठे, क्योंकि ममता अकेली लड़ रही है। ऐसे में क्या राष्ट्रपति शासन सीधा ममता को डायरेक्ट हिट करेगा? क्योंकि अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ये दिल्ली आए। अमित शाह जी से इन्होंने लंबी मुलाकात की। फिर राष्ट्रपति मुर्मू जी से, द्रौपदी मुर्मू जी से भी वो मिले, मुलाकात की। भाजपा लगातार चाहे बंगाल में हो चाहे दिल्ली में हो, ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त करने की मांग कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके मांग करने से ममता जी इस्तीफा नहीं देगी। तो क्या ये सरकार बर्खास्त हो सकती है? राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? हमारे देश में राष्ट्रपति शासन यूं ही किसी के कहने पे नहीं लगता। राज्यपाल एक रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट पे कैबिनेट डिस्कस करती है और फिर कैबिनेट तय करती है कि नहीं, स्थिति ऐसी है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, और फिर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश दी जाती है। ऐसे में वो सरकार, मतलब जो मुख्यमंत्री और वो सब है, वो या तो बर्खास्त होते हैं या वो सस्पेंडेड रहते हैं। सारी सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में जाती है। लेकिन ये यूं ही कैबिनेट के कहने पे नहीं होता। संविधान में अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 आपको राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुमति देती है। 355 में क्या होता है? अनुच्छेद 355 ये कहता है कि यदि राज्य पे कोई बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक अशांति इतनी हो कि सब कुछ कोलैप्स हो गया है, फिर राज्यपाल की रिपोर्ट पर कैबिनेट की मोहर लगने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अनुच्छेद 356 कहता है यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूर्ण रूप से विफल हो गया, अनार्की मच गई, फ्री फॉर ऑल हो गया, ऐसे में राज्यपाल के अनुशंसा पे, रिपोर्ट पर फिर कैबिनेट की मोहर लगने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अब राज्यपाल की सबसे बड़ी भूमिका ये होती है
कि वो रिपोर्ट देकर कैबिनेट को कन्विंस करे कि वाकई राज्य में स्थिति ऐसी है कि आपको राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। कई बार लोकतांत्रिक टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है कि सरकार बहुमत में है लेकिन अल्पमत में आ जाती है, नई सरकार कोई मतलब बनाने के लिए सामने नहीं आ रहा था, तो पुरानी जो सरकार है वो अल्पमत में है, उसके जगह नई सरकार बनाने के लिए कोई आने को तैयार नहीं है। ऐसे में इसी अल्पमत को सरकार को चलने देना तो उचित नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान इसकी परमिशन नहीं देता। फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। सारा कामकाज राष्ट्रपति शासन के पास होता है और जो विधायकीय शक्तियाँ होती है, जो लेजिस्लेचर पावर्स है, वो फिर संसद और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है। और यदि लोकसभा भंग हो तो फिर राज्यसभा की अनुमति चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू होने का 2 महीने के अंदर ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित भी होना होता है। 6 महीने के लिए होता है ये। 6 महीने का कार्यकाल राष्ट्रपति शासन का बढ़ सकता है और 3 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन भी किसी राज्य में नहीं लागू हो सकता। ये यहाँ की एक प्रोसेस है। लेकिन जिस हिसाब से बोस साहब जो राज्यपाल हैं, उनकी और ममता बनर्जी की सरकार की लगातार जो एक दूसरे के खिलाफ बातचीत होती है, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप होते हैं, जिस हिसाब से राज्यपाल का कार्यालय एक पार्टी का कार्यालय बन के रहता है, राज्यपाल पे पुलिस आरोप लगाती है, या राज्यपाल पे एक आरोप ये भी है कि वहाँ पे भी व्यभिचार का मामला है, लेकिन अभी वो इन्वेस्टिगेशन में है। दूसरी तरफ राज्यपाल को कुछ लोग मिलने आते हैं तो पुलिस मिलने नहीं देती। इतनी तनातनी शायद ही किसी राज्य में होगी जितनी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल वैसे भी बहुत वोलाटाइल और बहुत एग्रेसिव राज्य है। यहाँ हमेशा सत्ता परिवर्तन भी हुए तो रक्त रंजित हुए। इसका इतिहास बहुत लाल रंग का है। वहाँ दंगे, वहाँ पे ऐसे आरोप प्रत्यारोप, और जब पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट हो और एक केंद्र लगातार प्रयास कर रहा हो 2014 से कि एन केन प्रकरण हमारे वहाँ सत्ता होनी चाहिए, इसलिए ममता को सिंगल आउट करके घेरा जाता है। एक ज़माने में ममता इतनी ही एग्रेसिव थी और वामपंथी दलों की सरकारें जो इतने सालों से वहाँ थी उसको जाना पड़ा और ममता ने प्रशासन का कब्जा लिया। तब से लगातार ममता चुनाव जीतते आ रही है। पिछली बार 18 लोकसभा जीतने के बाद शायद 2019 में बीजेपी को लगा कि अब हमारा यहाँ ज़मीन तैयार हो गई, और फिर उसके बाद जो एग्रेसिवली कैंपेन किया, पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ममता के 30-35 लोग तोड़ के भी लाए, उनको बीजेपी ने मैदान में उतारा। लेकिन इसके बावजूद भी बंगाली अस्मिता के नाम पे पूरा बंगाल अपने ममता के साथ खड़ा हो गया, और ममता ने इतना अपोज होने के बावजूद भी, इतनी ताकत झोंकने के बाद भी, जहाँ पैसा, बल, तल, एजेंसियाँ सारी चीज़ काम कर रही थी, इसके बावजूद भी ममता पहले से ज़्यादा सीटें लेके सत्ता में आई। फिर लगातार केंद्र और ममता के बीच फंड एलोकेशन का भी झगड़ा चलता रहा। छोटी छोटी बातों पे ममता का फंड रुकता था। उदाहरण के तौर पे एक फंड इसलिए रुका गया था कि राशन की दुकान पे प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगा पाया, इसलिए एक फंड ही आवंटित नहीं, मतलब फंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ दिल्ली से बंगाल, जिसके वजह से किसानों का धान खरीदने का काम खटाई में पड़ गया। इन दिल्ली और बंगाल के बीच जो लगातार रस्सी खींचतान हो रही है, और उसके बीच गवर्नर हमेशा तड़का देने का काम करते हैं। आज बंगाल में एक केस तो ज़रूर हुआ डॉक्टर का, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे देश में अलग नहीं हो गए। आज यदि हम देखें तो एक भयावह कांड ऐसा ही एक दलित लड़की के साथ बिहार में हुआ। ऐसे ही पिछले 2-4 दिनों में 2-3 कांड उत्तराखंड में हुए। हाल ही में आज पूरा ठाणे जिले में बदलापुर में जो छोटी 3-3 साल के बच्चों के साथ हुआ, उसके लिए पूरा आज मुंबई के आने जाने वाली ट्रेनें बंद हैं, लोग लाठीचार्ज और पथराव हो रहा है, और पूरा प्रशासन उसके साथ लगा हुआ है। राज्यों के विभिन्न देशों के विभिन्न राज्यों में ये हो रहा है, लेकिन फिर बिहार में एनडीए की सरकार है, और वहाँ पे बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। ऐसे चलते वहाँ के राज्यपाल ये रिपोर्ट नहीं देंगे। वहाँ अशांति होने के बाद भी ऐसी स्थिति नहीं है
कि सरकार बर्खास्त की जाए। या मैं भी मानता हूँ कि ना बिहार में, ना उत्तराखंड में, ना महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है कि सरकार राष्ट्रपति शासन लागू हो। लेकिन स्थिति तो बंगाल में भी नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। फिलहाल जब राज्यपाल ने तय कर लिया, तो रिपोर्ट तो वो दे ही सकते हैं। ये कैबिनेट को तय करना है कि राज्यपाल की रिपोर्ट पे काम करना है या नहीं करना है। हमने तो मणिपुर जलते हुए देखा है। मणिपुर में हत्याएँ हुई हैं, महिलाओं को घुमाया गया है, महिलाओं के साथ सामूहिक व्यभिचार हुआ है, हज़ारों से तादाद में लोग मरे हैं और आज भी मणिपुर जल रहा है। लेकिन वहाँ के गवर्नर अभी भी ऐसी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि मणिपुर में कुछ अशांति है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है, तो वो निरंतर बनी हुई है। ऐसे हर राज्य में हमारे यहाँ जो राज्यपाल है, जो राज्य के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, अभिभावक माने जाते हैं, उनसे कुछ अपेक्षाएँ होती हैं, लेकिन वो भी काम करते हैं तो सिर्फ़ दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए। क्योंकि किसी को उपराष्ट्रपति बनना है, बाद में राष्ट्रपति बनना है, ये हर एक के अपने सपने हैं, महत्वाकांक्षाएँ हैं। उसके चलते संविधान और जो उनका दायित्व है, वो साइड पे हो जाता है। अब देखना ये है कि बोस साहब की रिपोर्ट क्या ममता को डायरेक्ट हिट करेगी? जो ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स नहीं कर पाएगा, वो क्या बोस साहब की रिपोर्ट करेगी? आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।